चलिए बात करेंगे अब हम पार्ट 3 के अंदर और कुछ सवालों की। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ पढ़ी है आपने? बीए में पढ़ी है, एमए में पढ़ी है और अभी भी आपने पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है क्लासिकल कंडीशनिंग आपने? फिर भी अगर आप ये सवाल गलत करते हैं तो फिर सोचिए जरा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, और सवाल क्या पूछा है? विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये होगा ही होगा। फिर क्या बोल रहे हैं? अ प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस कम्स टू elicit a response after it is paired with a stimulus that elicits that response। ठीक है, ये भी सही बात है। आपको बताया था वहां पे न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। पहले क्या था हमारे पास? घंटी जो थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी, बाद में वो क्या बन जाती है? कंडीशन स्टिमुलस बन जाती है। वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन स्टिमुली ऑटोमेटिकली इलिसिट सर्टेन रिस्पॉन्स विदाउट लर्निंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कब से? इन क्लासिकल कंडीशनिंग देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कोई एसोसिएशन नहीं है तो क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे होगी वहां पे? है ना, ये क्या होता है ना, सॉरी ये बोल रहे हैं यहाँ पे नो एसोसिएशन, है ना, तो ये सही बात है। ठीक है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग देयर इज नो एसोसिएशन बोल रहे हैं, सॉरी हमको लगा ये एसोसिएशन है। ठीक है, कि देयर इज नो एसोसिएशन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच पहले से कोई एसोसिएशन नहीं होता उस बेल के बीच। ठीक है, और आपका जो फूड है, सॉरी ये जो फूड है और ये आपका जो रिस्पॉन्स है, इसके बीच क्या होता है? नो एसोसिएशन, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं था पहले, है ना। फूड देखने के बाद सलाइवा जो आता है उसके बीच कोई संबंध नहीं था, तो ई भी यहाँ पे सही बात होती है। ठीक है, तो गलत बात कौन कौन सी है? गलत बात है आपकी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने लेक्चर देखे, कभी आपको बताया ऐसा कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल अनुकूलन को नैमित्तिक ऑपरेंट कैसे हो सकता है? अनुकूलन भी कहा जाता है। डी तो आपको समझ में आ रहा है, डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी बिल्कुल गलत है। क्या पूछ रहा है? क्या नहीं है? डी नहीं है, ये कंफर्म है, डी तो नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं? यह इस तथ्य पर आधारित है। कौन सा? यह क्लासिकल अनुकूलन जो है इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ निश्चित उद्दीपक बिना कुछ सीखे ही कुछ निश्चित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, बिना कुछ सीखे कैसे लर्निंग हो जाएगी, कैसे वहां पे कंडीशनिंग हो जाएगी? ठीक है, तो सी भी है आपके साथ गलत है यहाँ पे, तो सी एंड डी जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होना चाहिए था और आपको भी इसी को मार्क करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं क्लासिकल अनुकूलन को उत्तरदाता अनुकूलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसको मार्क करना चाहिए था, आपका उत्तर गारंटीड सही होता, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, शेप एंड कलर। साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी को हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष परक ज्ञान के बारे में सही है? ट्रू पूछ रहे हैं, शेप एंड कलर, ए एंड सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आकृति और आपका रंग, केवल ए और सी। ये देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एलटीएम के बारे में कितनी बार बताया है? क्या क्या आएगा इसके अंदर? डिक्लेरेटिव मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। ए बी सी तीनों, ये भी सही है, और ए एंड सी अकॉर्डिंग टू एनटीए ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों आता है किसके अंदर? आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है, ए बी सी और ए एंड सी ओनली। ठीक है, अगर उन्होंने इसके आगे कुछ और लिखा होता तो सवाल आपका ए एंड सी सही हो जाता, लेकिन आखिर में उन्होंने भी माना उत्तर कि ये भी सही है, ए बी एंड सी सही है। अगर ये आपने गलत किया है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घावधिक स्मृति के प्रकार है? घोषणात्मक स्मृति है, क्षणदीप्त भी है और घटनाजन्य भी स्मृति भी है ना। सब कहाँ स्टोर हो रही है? आपके हिपोकैम्पस में। संवेदी स्मृति तो आपकी एसटीएम के बारे में काम करती है, वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही हट जाता है। संवेदी स्मृति के बारे में बताया था आपको, सेंसरी के अंदर दो आती है, आइकॉनिक और इकोइक। ठीक है, जो आप देखते हैं और जो आप सुनते हैं।
ठीक है, ओके, इसको भी आपको सही करना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल, प्रश्न को केवल आपको इसको अच्छे से पढ़ना था, आराम से पढ़ना था, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपने इंटेलिजेंस के लेक्चर देखे हुए हैं, क्रिएटिविटी के लेक्चर वहां पे आपने देखे हुए हैं। ऑल इंटेलिजेंट पर्संस आर क्रिएटिव, ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट पर्संस आर क्रिएटिव, क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, कौन सा सही है। क्रिएटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, creativity is genetically determined, research is not conclusive about the relationship between intelligence and creativity। पूछ रहे हैं निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं। क्या कभी ऐसा सुना आपने कि इंटेलिजेंट पीपल जो है, अगर 100 इंटेलिजेंट लोग हैं तो 100 लोग, वही लोग 100 लोग क्रिएटिव होंगे? क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सत्य हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हट गया, मतलब ए वाला ये हट गया और ये वाला ये हट गया। अब बचा के आपके पास ऑप्शन नंबर 2 या 4 में से कोई एक सही है। यानी कि आपको ये मालूम पड़ गया 2 तो बिल्कुल सही है। आप देखते हैं नॉलेज के आधार पे, सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन, कितनी बार बताया है, अपसारी चिंतन के रूप में भी जाना जाता है। 2 प्रकार की होती है, लेक्चर के अंदर बताया था, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। एक होती है अभिसारी, अभी के अभी चाहिए हमको रिजल्ट, और एक होती है आपकी अपसारी, ठीक है। तो अगर नॉलेज के आधार पे भी जाए आप, तो आपको मालूम था बी में सही है, ये बी होता है आपका, ठीक है। सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही बात है, बी सही है। तो 2 और 4 में से कुछ एक आंसर होगा। सवाल उठता है अब आपका, सी या डी में से कोई एक सही है। सृजनात्मकता आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है, ये तो आपको पढ़ के ही मालूम पड़ रहा है ना, गलत है ये, है ना। आप है मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आप कड़वी सब्जी को मीठी सब्जी बना देते हैं, और आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप एक ही तरह से 10 गाने गा सकते हैं, आप संपूर्ण रूप से आप क्रिएटिव है। मतलब क्रिएटिविटी की मिसाल, सृजनात्मकता की मिसाल आप ही है ना। लेकिन क्या ये अनुवांशिक रूप से निर्धारित होगी? क्या आपका जो बच्चा है वो भी क्रिएटिव निकलेगा, या उसका जो बच्चा है वो भी क्रिएटिव निकलेगा, या उसका जो बच्ची है वो भी क्रिएटिव निकलेगी? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है? हाँ, इंटेलिजेंस मान सकते हैं, हो सकता है आपका अनुवांशिक, है ना, कि जैसे जो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, मोस्ट केसेस में, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट केसेस में देखा गया है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? सृजनात्मकता की हो रही है। क्रिएटिव कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा क्रिएटिविटी कर रहा है, कोई अच्छी क्रिएटिविटी कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी क्रिएटिव हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े पेंटर हैं, ठीक है, वो जो पेंटर है जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी पेंटर निकले, या फिर उनका जो बच्ची है वो भी पेंटर निकले, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, वो आर्ट कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं कोई चीज, किसी ने हो सकता है बहुत महान बिल्डिंग बनाई हो, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे भी क्रिएटिव निकले, ऐसी जरूरी बात नहीं है, आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, तो सी आपको मालूम पड़ गया, सही ऑप्शन तक आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं नॉलेज के आधार के ऊपर। इसको आप मार्क करते कि वजह क्या करना था आपको, आराम से ये ऑप्शंस पढ़ने थे, ऑटोमेटिकली उत्तर आपके सामने है। लेकिन आप थोड़ा देखिए तो क्या बोल रहे हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता, मतलब इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के मध्य संबंध के बारे में शोध निश्चयात्मक नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बिल्कुल सही बात है, ये निश्चयात्मक नहीं है, ठीक है, अभी की स्थिति के आधार पे, ठीक है। तो बी एंड डी बिल्कुल सही होता है। तो बड़े ही आसानी से आपको ये सवाल भी मिल जाता, अगर आपने केवल प्रश्न को पढ़ा होता। कितनी बार बताया गया है आपको, प्रश्न जहां से शुरू होता है वहां से लेके यहाँ तक, या यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, एक बार कंप्लीट इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बुद्धिमान देख लिया, क्रिएटिविटी देख ली, तो उसके आधार पे आपने मार्क कर दिया। जैसे आपने गलती की कहाँ पे, आपने गलती की कॉग्निटिव डिसोनेंस वाले प्रश्न के अंदर, ठीक है। ओके, कितने सारे सवाल देखिए, आसान आसान सवाल आपको मिल रहे हैं उन्हीं लेक्चर से। ये देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन कौन भाषा विकास के पक्षों की ओर इंगित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है प्रैग्मेटिक्स, सिंटेक्स, इम्प्रिंटिंग, और आपके पास दी है सिमेंटिक्स, ठीक है। प्रयोग मूलक, आपका वाक्य विन्यास, अंकन इम्प्रिंटिंग, और आपका अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान होता है या नहीं होता है, सिमेंटिक्स होता है भाषा डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मीनिंग ऑफ वर्ड या कोई फ्रेज जो है आपका, उसका अर्थ, अर्थ विज्ञान की बात। डी होगा आपका, डी होगा, तो आपको सही उत्तर तक आप पहुंच गए हैं ऑलरेडी।
ए भी आपको मालूम है क्या क्या बताया था उसमें, प्रैग्मेटिक्स बताया था आपको, ठीक है, सिंटेक्स बताया था ना, और क्या क्या बताया था, मॉर्फीम फिनोम बताया था। तो ए बी और ए बी डी, इनमें से आपको एक मार्क करना था। ए बी डी मार्क किया तो आपका ठीक है, ए बी मार्क किया तो भी ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत ऑप्शंस हैं बट ठीक है, इट्स फाइन। अर्थ विज्ञान भी आता है इसके अंदर, भाषा विकास के पक्षों की ओर इंगित करता है, ठीक है। तो ए बी डी आपको यहाँ पे मार्क करना था। अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट LRH, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस के बारे में क्या सही है। ये कराया था आपको 2022 में प्रीमियम कोर्स के अंदर, सॉल्व दिया था आपको, वहां बताया था सही उत्तर, सेम आपका यहाँ पे रिपीट कर दिया है। ये क्या बोलता है, सबसे पहले ये बोलता है आपका कि लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, भाषा जो है चिंतन को बताती है। यहाँ पे देखिए, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। अकॉर्डिंग टू सापेक्षता परिकल्पना भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ऐसा कहते हैं। ये वाला जो आता है आपका पियागेट वाला चला जाएगा, ठीक है। तो सी आपको मालूम पड़ गया, सी सही है, तो या तो ऑप्शन 2 सही है या फिर ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। बी तो आएगा ही आएगा, भाषा प्रत्यक्ष ज्ञान और समझ को आकार देती है, सही बात है। सी का ही तो यहाँ बोल रहे हैं, जो भाषा है प्रत्यक्ष ज्ञान को और समझ को आकार देती है, तो बी एंड सी होगा। सवाल यह है डी होगा कि नहीं, चिंतन और भाषा में परस्पर प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, ऑप्शन क्या है आपका, बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट बी एंड सी तो यहाँ पे मार्क करना चाहिए था। डी आपको मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए, चिंतन और भाषा में परस्पर प्रभाव है। यहाँ पे देखिए शायद वो शब्दों से खेलना चाहते हैं, थिंकिंग एंड लैंग्वेज इंटरेक्ट, हो सकता है हमने लैंग्वेज एंड थिंकिंग इंटरेक्ट को सही माना होता, ठीक है, इसलिए इसको गलत माना है यहाँ पे, ठीक है। थिंकिंग एंड लैंग्वेज इंटरेक्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बी एंड सी यहाँ पे सही होना चाहिए। अगर आपने ए और 3A मार्क किया है तो अच्छे से देखिए लेक्चर्स को। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिर से तनाव आपको बताया था, तनाव के बारे में आपको केवल ऑप्शंस पढ़ना है अच्छे से। स्ट्रेस इज अ टेम्पररी फिनोमेना, स्ट्रेस इज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन, पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस आर नॉट रिलेटेड, अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। मनोवैज्ञानिक तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तनाव एक अस्थायी परिघटना है, क्या ऐसा है, बिल्कुल सही बात है, तनाव एक अस्थायी परिघटना है। आपके जीवन में पैदा होने से लेकर 100 वर्ष तक आपको हमेशा तनाव नहीं रहेगा। तनाव एक मनोगत बोध है, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है आपके लिए स्ट्रेस हो, एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, आपको पढ़ाई करना है, हो सकता है किसी के लिए ना हो। सब्जेक्टिव है स्ट्रेस, आपका मनोगत बोध है। व्यक्तित्व और तनाव के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। इष्टतम निष्पादन के लिए एक मात्रा तक तनाव आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, यहाँ पे ए सही है, बी सही है और आपका यहाँ पे डी सही है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मार्क करना चाहिए था। व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी और स्ट्रेस के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है। आपको मालूम है तनाव इष्टतम निष्पादन के लिए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या जरूरी है, एक मात्रा तक तनाव आवश्यक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको होना चाहिए। ये तो कई बार पढ़ा है आपने, ठीक है, कि स्ट्रेस वहां पे होना चाहिए। डी सही है, ए सही है, ठीक है। तो ए और डी कहाँ मिल रहा है आपको, इन दो ऑप्शन में मिल रहा है। व्यक्तित्व और तनाव के बीच कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, मतलब बिल्कुल सही बात है, कोई संबंध इनके बीच नहीं है पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस के बीच में, ठीक है। तो ये तो आप इसको बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तनाव एक मनोगत बोध है, सब्जेक्टिव है ना, हो सकता है कि आपके लिए 5 रुपए की उधारी आपको स्ट्रेस देती है, ठीक है, किसी को 50 रुपए की भी नहीं देती, किसी को 50,000 की भी नहीं देती, ठीक है। हो सकता है आपके लिए बुखार में आप स्ट्रेस चले जाएं, मतलब स्ट्रेस में आप बुखार में चले जाएं, नहीं, आपको बुखार है तो आप स्ट्रेस ले लें। हो सकता है किसी को कोरोना है तो भी वो स्ट्रेस ना ले, है ना, तो ये एक मनोगत बोध है आपका, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो इस आधार पे आपको ऑप्शन नंबर 4 सही करना चाहिए था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज यूज्ड इन, रिपीटेड सवाल, कौन बोलता है रिपीट नहीं होता है, रिपीट होता है। टोकन इकोनॉमी ऑपरेंट में आती है, ए तो आएगा ही नहीं, ए आएगा ही नहीं, ए आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या बचा आपके पास, बी या सी या बी या डी। बी आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और अवर्जन थेरेपी, दोनों आपको बताया हुआ है लेक्चर के अंदर, बी एंड डी इसका सही उत्तर होना चाहिए,
ठीक है, 4 6 7 5 6 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या करते हैं, जैसे वो उन्होंने किया था, बंडूरा नहीं, क्या नाम था उनका, वॉटसन, वॉटसन ने किया था, उसके बाद रैबिट से उनको डर भगाया था उस बच्चे को। और एवर्जन थेरेपी में भी इसी प्रकार से करते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल कहाँ इस्तेमाल होता है, आपके सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में और एवर्जन थेरेपी में। सेम आपका ये रिपीट हुआ है, अच्छे से ध्यान दे के आप पढ़ाई करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोकन इकोनॉमी आपको बताई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर एक टोकन देते हैं हम, वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुव्यवस्थित असंवेदीकरण, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी का उपयोग क्यों करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था यूनिट 2 के अंदर, मतलब जब चैप्टर 2 चल रहा था वहां बताया था। विरुचि उपचार, एवर्जन थेरेपी, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उस उद्दीपक के प्रति आपकी विरुचि उत्पन्न करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो एवर्जन थेरेपी बी एंड डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बी एंड डी को मार्क किया होता तो +2 नंबर आपको आराम से मिल जाता उन्हीं लेक्चर से। ये देखिए अगला सवाल एग्जाम के कुछ दिन पहले ही कराया था आपको, ये है ना, जस्ट कुछ दिन पहले, और ये सवाल आप गलत कैसे कर सकते हैं, बस पढ़िए तो उसको अच्छे से। फिनोमेनोलॉजी बताया था आपको, नैरेटिव एनालिसिस बताया था, ग्राउंडेड थ्योरी बताया था, नेटनोग्राफिक एनालिसिस उन्होंने नवीन ये दे दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए ग्राउंडेड सिद्धांत, आख्यान विश्लेषण, घटना क्रिया विज्ञान, आपकी फिनोमेनोलॉजी, ये किससे संबंधित है, आपके मूर्तकल्पी प्रसरण से संबंधित है। अब यहाँ देखिए नेटनोग्राफिक विश्लेषण, नेट किसकी बात हो रही है, नेटिजन्स जो सुना होगा आपने ना, नेटिजन्स क्या है, आपके इंटरनेट वाले नेटिजन्स हैं ये, है ना। सिटीजन्स कहाँ होते हैं, आपके देश के सिटीजन, नागरिक, और नेटिजन मतलब जो नेट के नागरिक हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नेटनोग्राफिक विश्लेषण किससे संबंधित होता होगा, इन तीनों में से बड़े ही आराम से आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया ऊपर वहां पे लिखा हुआ है, तभी देखिए डी के साथ 2 उन्होंने 3 ऑप्शन के अंदर दिया है। इसलिए प्रश्न टफ हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आपने तो पढ़ी थी सारी चीजें, मार्क नहीं किया वहां वो बात अलग है। ठीक है, ग्राउंडेड सिद्धांत क्या करता है आपका, ये सैद्धांतिक कूटन की बात करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिद्धांत बनाएंगे किसके आधार पे, वो ग्राउंडेड सिद्धांत, ग्राउंडेड थ्योरी की बात करता है। सी के साथ आपका 4 जाएगा, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2, यहाँ पे देखिए। फिर फिनोमेनोलॉजी और आप क्या यहाँ पे आख्यान विश्लेषण। ठीक है, आख्यान विश्लेषण में क्या करते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन अप्रोच, रचनावादी उपागम होता है, और घटना क्रिया विज्ञान के अंदर आपका मूर्तकल्पी प्रसरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने मार्क किया होता तो यहाँ पे ये सही होता। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि आपका जो फेनोमेनोलॉजी है वो कैसे संबंधित है, आपके आइडेक्टिक वेरिएशन से, और आपका नैरेटिव एनालिसिस क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच यहाँ पे बताता है। ये सवाल भी आपको बनना चाहिए था, कराया हुआ है, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना था, बट बनना चाहिए था, क्योंकि जब यहीं से किसी और ने भी ये मार्क किया है, इसका मतलब आपको भी बनना चाहिए था उन्हीं वीडियोस से। यहाँ पे देखिए अब स्केल्स दी हुई हैं, एटीट्यूड स्केल ये भी कराया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समेटेड रेटिंग स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के तो आप सीधा मार देंगे कहाँ पे, बी के साथ 4, आप ऑसगुड पे मार देंगे, बी के साथ 4, यानी ऑप्शन या तो 2 सही है या फिर 3 सही है। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ए के साथ 3 जाएगा, ए के साथ 3 जाएगा। अब आपको केवल चेक करना है क्यूमुलेटिव स्केल एंड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल की बात कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संकलनात्मक रेटिंग मापनी, शब्दार्थ विषयक विभेद मापनी, बी के साथ 4 बड़े ही आराम से, या तो ऑप्शन 2 सही है या फिर ऑप्शन 3 सही है। यहाँ तक तो आप पहुंच गए। संचय मापनी, समान प्रतीत होने वाली अंतराल मापनी, ये किसने बताई है, ये बताइए आपको थर्स्टन ने। सी के साथ क्या जाएगा, आपका 1 जाएगा। ठीक है, तो आगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। गटमैन ने क्या बताया है आपको, गटमैन ने बताया आपको संचय मापनी के बारे में, और लाइकर्ट स्केल की बात कौन करते हैं आपके यहाँ पे, संकलनात्मक रेटिंग मापनी। ये प्रश्न भी आपको बनना चाहिए था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 2 इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, ए के साथ जाएगा आपका 3, बी के साथ जाएगा आपका 4, संचय मापनी जाएगी आपके गुडमैन के साथ, और समान प्रतीत होने वाली अंतराल मापनी थर्स्टन के साथ में। ये देखिए ये सवाल ही बनना चाहिए था। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब ये देखिए अगला सवाल मैच लिस्ट करनी है, सेम आपका सवाल 2021 में इतने अच्छे से सॉल्व कराया है, उसको देखा होता, ये प्रश्न जीवन में आपका गलत नहीं होता, लेकिन आप लोग ध्यान से देखे नहीं, पता नहीं देखे कि नहीं देखे। ये प्रश्न आपका बड़े ही आसानी से सॉल्व होता। देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पूरा उन्होंने आपको यहाँ 2021 का ही दे दिया इन ऑप्शंस के साथ में। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका
टर्नर सिंड्रोम के अंदर बात करें तो आपका एक्स्ट्रा 21वां क्रोमोसोम होता है। फ्रेजाइल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, कंप्रेस हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे आपका डाउन में आपका होता है एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम, टर्नर में आपका ये थर्ड वाला होता है। ओवम कंटेनिंग नो एक्स क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे देखिए टर्नर संलक्षण सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स संलक्षण। डाउन संलक्षण में क्या होता है, आपका अतिरिक्त 21वां अंडाणु जो है अतिरिक्त रहता है, एक्स्ट्रा 21st अंडाणु रहता है आपका डाउन संलक्षण के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। सी के साथ आपका 2 जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ना बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपका एक्स गुणसूत्र में ऐसा असंतुलन जहां अंडाणु से 2 एक्स शुक्राणु 1 वाई स्पर्म से युग्मित होता है। पूरा आपको कराया हुआ है 2021 के अंदर, किसमें कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी के साथ 1, सी के साथ 2, बी के साथ 4 एंड ए के साथ 3। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे ये इसका सही आंसर आपको मार्क करना चाहिए था। ए के साथ ये 3 जाएगा एंड बी के साथ आपका क्या जाएगा, संपीड़ित या खंडित होता है फ्रेजाइल अंत के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मार्क करना चाहिए था आपको। इन्हीं वीडियोस से किसी ने 2 मार्क किया है और आपने क्या मार्क किया है आप देख लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए कितने सारे सवाल आपको मिल रहे हैं, आसान आसान सवाल भी। ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, फ्लैशबल्ब मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, इनके बारे में आपको सिंपली यहाँ पे पूछा गया है। सिमेंटिक मेमोरी आपकी ए के साथ 1, मेमोरी फॉर जनरल नॉलेज। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए हिंदी में उपख्यानात्मक स्मृति, क्षणदीप्ति स्मृति और आपकी कार्यविधिक स्मृति। ठीक है, तो ये तो बताया आपको। सिमेंटिक आपकी जो है शब्दार्थ स्मृति है वो क्या है, विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान, आपका जो है नॉर्मल नॉलेज है उससे संबंधित होती है, जिनका प्रयोग अन्य तत्वों को नियमित करने में किया जाता है। यानी कि क्या जाएगा, ए के साथ आपका 1 जाएगा। उपख्यानात्मक स्मृति जो है आपकी क्या है यहाँ पे, ये आपकी क्षणदीप्ति स्मृति यानी कि आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी का संबंध किससे होता है, विशिष्ट महत्व वाली वे घटनाएं ऐसी सुस्पष्ट होती है कि मानो ये घटना की फोटो को प्रस्तुत कर रही हो। फ्लैश बल्ब फोटो, सी के साथ आपका जाएगा 2। डी क्या है आपकी कार्यविधिक स्मृति यानी कि आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है, ये किससे संबंधित होती है, कौशलों एवं आदतों संबंधित स्मृति। डी के साथ क्या जाएगा आपका 3 जाएगा एंड बी के साथ क्या जाएगा आपका, बी के साथ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे उपख्यानात्मक स्मृति, किसी काल स्थान अथवा संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं हेतु स्मृति। बड़ा ही आसान सवाल था ये, इसको आपको मार्क करना चाहिए था सही सही। ये ऑप्शन कहाँ मिलता है हमको, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिलता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 मार्क किया है तो आपको +2 मिलते बड़े ही आसानी से। ए के साथ 1, बी के साथ 4, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 3। मेमोरी फॉर स्किल्स एंड हैबिट्स, फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या है, मेमोरी फॉर इवेंट्स दैट अकर इन अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और कंटेक्स्ट। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने सवाल आपको मिलते आसानी से। यहाँ पे देखिए 4 मार्क किया था उन्होंने। थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, जेपी दास। ये सवाल कैसे गलत हो सकता है, अगर आपने सवाल गलत किया है तो फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ठीक है, इसको कैसे गलत कर सकते हैं, स्टर्नबर्ग बताया था आपको, थर्स्टन है आपका यहाँ पे। ठीक है, और जेपी दास है। जेपी दास का तो मालूम है आपको ना, यहाँ पे पास मॉडल की बात करते हैं, कराया हुआ है जेपी दास, नाइजेरी, किर्बी, जेपी दास। डी के साथ 4 जाएगा आपका, इन दोनों से बचा। स्टर्नबर्ग को बताया था आपकी ट्रायर्किक थ्योरी उन्हीं ने बताई है आपकी। ठीक है, तो सी के साथ आपको 1 मार्क करना था, सही उत्तर तक आप पहुंच चुके हैं। थर्स्टन ने बताया था आपको 7 प्राथमिक एबिलिटी के बारे में और गार्डनर ने बताया था आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 आपको मार्क करते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे देखिए थर्स्टन ने बताया है आपको 7 प्राथमिक, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का समुच्चय। अब वहां पे तो मार्क आपको ही करना होगा ना, सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं वो आपको पता। गार्डनर ने जो बहुल बुद्धि की बात की थी, बी के साथ 3, सी के साथ स्टर्नबर्ग ने बात की थी त्रितंत्री ट्रायर्किक थ्योरी की बात की थी, बताया था आपको वहाँ इंटेलिजेंस के अंदर सारी चीजें आपको बताई गई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। एक और आसान सवाल, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ये सवाल भी एग्जाम की चंद दिनों पहले कराया। इंडक्टिव रीजनिंग बताई, डिडक्टिव रीजनिंग बताई, ह्यूरिस्टिक क्या है पूरा बताया, एल्गोरिथम क्या है पूरा बताया है।